दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। इस सप्ताह के नेशनल इंटरेस्ट में हम एक सवाल आपके सामने रख रहे हैं कि एक तरफ तो है वंदे भारत और एक तरफ है भारत के बंदे। तो ये भारत की राजनीति को क्या हो गया है, या बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की बीजेपी की राजनीति को क्या हो गया है। अब देखिए कि दुनिया भर से जो भारत के लोग वहाँ पे फंसे हुए थे, उसमें कुछ काफ़ी सारे तो उसमें विद्यार्थी हैं, काफ़ी जहाँ काम करने वाले हैं, काफ़ी परिवार जन भी हैं जो अपने बच्चों से मिलने गए थे, किसी को मिलने गए थे, वो सब फंस गए वहाँ पे क्योंकि कोरोना की वजह से दुनिया में एक क्राइसिस हो गया। वो वापस लाए जा रहे हैं। वो जो वापस लाए जा रहे हैं उसका नाम रखा है वंदे भारत, मिशन वंदे भारत। और सुबह से वो ऐसे शुरू हो गया है शोर, सब टीवी चैनल्स में, सब जगह सब मिनिस्टर ट्वीट कर रहे हैं। जैसे कि एक बार तो अक्षय कुमार वापस लाया था भारतीयों को 1991 में कुवैत से, और अब उनको वापस लाया जा रहा है। सच बात यह है कि दुनिया के हर देश के नागरिक कहीं ना कहीं फंस गए थे। हर देश ने इंतजाम किया उनको वापस लाने का। भारत से भी ऑस्ट्रेलिया, यूके, जर्मनी, जापान, अमेरिका, सबके जहाज़ आए और अपने नागरिकों को लेके गए। किसी ने इसका इतना बड़ा तमाशा वहाँ नहीं बनाया, किसी ने इसका इतना बड़ा इवेंट नहीं बनाया, किसी ने हैशटैग नहीं बनाया, किसी ने हेडलाइन नहीं बनाया। लेकिन बीजेपी की बड़ी खासियत है, जो नरेंद्र मोदी की बीजेपी है, वो ये कि उसको हेडलाइन बदलना बड़ा जल्दी आता है। तो जब लगता है कि हेडलाइन ज़रा गड़बड़ हो रही हैं तो कुछ नई हेडलाइन क्रिएट कर देते हैं ताकि ये हेडलाइन के ऊपर दूसरी हेडलाइन आ जाए। तो अभी अचानक ये हेडलाइन बदल गई है, वंदे भारत, लोग वापस आ रहे हैं। सवाल ये है कि ठीक है, लगता है कि अभी तो अपनी हेडलाइन बदल दी, पर ये क्या एक अच्छी राजनीति है? क्योंकि सच्चाई ये है कि नरेंद्र मोदी का राजनीतिक इंस्टिंक्ट बहुत मजबूत है। वो आज भारत में इतना ऊपर पहुंचे हैं, 2 बार उनकी पूरी मेजॉरिटी के साथ, बहुमत के साथ सरकार आई है। उन्होंने अपनी अपोजिशन को, विपक्ष को बिल्कुल धाराशायी कर दिया है। वो भारत के सबसे लोकप्रिय नेता हैं इंदिरा गांधी के बाद। और मैं कहूँगा कि उनका जो पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है, जो उनमें पॉलिटिक्स की अकल है, समझ है, वो इंदिरा गांधी से भी ज़्यादा है। उनकी तुलना कर सकते हैं आप इंदिरा गांधी से, लेकिन अगर आप, और शायद बराबर के होंगे, लेकिन अगर आप देखें कि इंदिरा गांधी तो एक ख़ानदान से आई थी, गांधी नेहरू ख़ानदान से आई थी, उनके साथ गांधी नाम था, विदेश पढ़ी हुई थी, पहले उन्होंने नेहरू जी के साथ काम किया हुआ था। लेकिन मोदी तो बिल्कुल चाय वाला होके, बिल्कुल छोटे लेवल से, कोई बाहर यूनिवर्सिटी में नहीं गए, कोई लटियंस दिल्ली में कहीं बैठे नहीं, किसी से जान पहचान नहीं, फिर भी बन के आए। तो मैं कहूँगा कि उनका पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट इंदिरा गांधी से भी अच्छा है। और वो अच्छा है, उसके आपको उदाहरण मैं बहुत बता सकता हूँ, क्योंकि उनकी जो ब्रांड है उसमें बड़ी बातें हैं, लेकिन 3 बड़ी बातें हैं। और 3 बड़ी बातें मैं ये 1 2 3 नहीं, 3 2 1 गिनूंगा। तो इन तीनों में इम्पॉर्टेंट बात है कि वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं और बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये हुई एक बात। उससे भी बड़ी बात ये है कि वो लगता है, उनका एक ऑरा है ताकत का, कि मोदी जी हैं, ताकत है, ही मैन, जो फैसला भी चाहें ले सकते हैं, और एक बार फैसला लें तो उससे हिलते नहीं हैं। वो बात भी ठीक है। आर्टिकल 370 किया कि नहीं, डिमोनेटाइजेशन किया कि नहीं, ठीक या गलत है, पर वो करते हैं तो उससे पीछे नहीं हटते हैं। और तीसरी बात जो मेरे हिसाब से सबसे ऊंची है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी है, वो ये कि वो लगता है कि बिल्कुल आम आदमी है, वो फ़कीर है। वो बार बार कहते हैं कि अरे अगर मेरी सत्ता चली भी गई तो मुझे क्या फ़र्क पड़ेगा, हम तो अपना झोला लेके चले जाएंगे। तो एक फ़कीर की इमेज है। और जो आम आदमी है, और आम आदमी भारत में वो नहीं जो बालकनी वाले अपार्टमेंट में गुड़गांव में या नोएडा में या बम्बई में या पूना में या नागपुर में या कहीं लखनऊ में ऐसे रहता है। आम आदमी वो है जिसमें से दसियों लाख इस समय अभी भी वापस जा रहे हैं, उनके पाँव में छाले हो गए हैं, उनके पेट खाली हैं, उनको समझ नहीं आता कहाँ जाएंगे। अब ये शायद अपने घर वो वायरस ही ले जाएं, उससे भी शायद डरते होंगे। वो गांव पहुंचते हैं तो घर वाले नहीं चाहते कि घर में भी आए कि कहीं इनमें वायरस ना हो। रास्ते में पुलिस पकड़ के कहती है अरे अरे तुम वायरस लेके अपने स्टेट में क्यों जा रहे हो, तो चलो क्वारंटाइन कैंप में चलो। ज़बरदस्ती उन्हें कैंप में डाल दिया जाता है। कैंप भी बिल्कुल ऐसे होते हैं जैसे कि
कि वो गरीब आदमी है, उसको आदत पड़ी हुई है, जहाँ मर्जी तारों के नीचे भी सो सकता है, वहाँ भी सो जाएगा। तो ये एक बड़ा विरोधाभास हो गया है नरेंद्र मोदी की राजनीति में, जो हमने आज तक कभी पहले नहीं सोचा था ना समझा था। और इसका आप देखें, ये अचानक नहीं हुआ है। ये वही नरेंद्र मोदी हैं जिनको एक बार राहुल गांधी ने सूट बूट की सरकार कह दिया था, तो उन्होंने लैंड एक्विजिशन बिल को एकदम छोड़ दिया था वहीं पे, उसके बाद से उस पर वापस गए ही नहीं। हालांकि उनका सबसे बड़ा फैसला पहला वही था सत्ता में आने के बाद, लेकिन उसके बाद उसको हाथ नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उनको ये डर था कि कहीं ऐसी इमेज दोबारा ना हो जाए कि वो अमीर का साथ देते हैं और गरीब के साथ नहीं है। तो फ़कीर की इमेज और गरीब का ध्यान बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले वो मनरेगा का मजाक उड़ाते थे, अब मनरेगा में और पैसा देना शुरू किया, फिर पीएम किसान योजना शुरू की। तो एक तरह से अपनी पॉलिटिकल इकोनॉमी बदल दी, गुजरात मॉडल को पीछे छोड़ दिया। और वो सिर्फ एक बात के डर से, क्योंकि एक बार उनको लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि इमेज खराब हो जाए। तो इतना ध्यान रखने के बाद, दूसरा चुनाव जीतने के बाद, उसी तरह की इमेज से फिर ही आप देखेंगे, अगर 3-4 स्पीचेस जो दिए हैं कोरोना वायरस के समय, ये लगता है कि सिर्फ ये मिडिल क्लास को, अपर मिडिल क्लास को, मध्यम वर्ग, ऊपरी मध्यम वर्ग या और ऊपरी वर्ग, उसी से बात करते हैं कि आप बालकनी में आइए, थाली बजाइए, ताली बजाइए, लाइट दिखाइए, फ़ोन ऑन करिए। तो भारत में कितने लोगों के पास बालकनी है? तो ये एक कहीं ऐसा माइंडसेट तो नहीं हो गया कि उनकी राजनीति जो पहले गरीब को एड्रेस करती थी, अब वो सिर्फ बालकनीड क्लासेस जो मैं कहता हूँ उनको संबोधित करती है। अब ये किसी के साथ भी हो सकता है, राजनीति सबकी बदलती है, और उनके सारे जो मंत्री हैं, सब लोग हैं, वो वही करते हैं जो उनको लगता है क्यों आ रहा है मोदी जी से। तो अब ये लगता है कि इस समय एक तरफ तो ये लोग जो आ रहे हैं जहाज़ों में, आप उनके लिए इतना शोर कर रहे हैं, टीवी चैनल उनको म्यूज़िक के साथ में उनके प्लेन उड़ते दिखा रहे हैं, लैंड करते हुए दिखाते हैं, कैप्टन कहता है वे आर गोइंग होम, सब लोग तालियां बजाते हैं। लेकिन जो गरीब जा रहे हैं इतने सारे इलाकों, दे आर ऑल्सो गोइंग होम, ये भी तो घर जा रहे हैं। उनको तो कोई ताली बजा के घर नहीं बेच रहा है, कोई उनकी इज्जत नहीं कर रहा है, कोई उनकी बात नहीं सुन रहा है। वो भिखमंगे नहीं हैं, वो भी हमारे भारतीय नागरिक हैं, हमारे जैसे ही हैं और हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। अगर वो ईंट और सीमेंट ना उठाएं तो हमारे घर नहीं बन सकते। तो हमारे शहरों में इसलिए आते हैं, इसलिए नहीं कि गांव में भूखे मर रहे हैं, वो इसलिए आते हैं कि वो चाहते हैं कि थोड़ी कमाई और कर लें, घर पैसे भेज देंगे ताकि उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में चले जाएं। उनको इस तरीके से भूल जाना और उनको इस तरीके से अभी उनके साथ सलूक करना, जबकि ये जो विदेश से आ रहे हैं, ये मध्यम वर्ग या ऊपरी मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको इतनी इज्जत के साथ उनके साथ बर्ताव करना, मैं कहूँगा कि ये भारी कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास पैदा हो गया है नरेंद्र मोदी की पॉलिटिक्स में इस समय और बीजेपी की। और मैं समझता हूँ कि इसमें कोर्स करेक्शन की जाएगी किसी समय, लेकिन ये जो इन गरीबों के साथ हुआ है, ये बहुत बड़े स्केल पर, बहुत बड़े स्तर पर, मैं कहूँगा कि भारत के जो गरीब हैं, जो वर्किंग क्लास गरीब हैं, भूखे नंगे गरीब नहीं है, वर्किंग क्लास गरीब हैं, वर्किंग क्लास गरीबों के साथ इतना बड़ा मजाक, इतनी बड़ी ह्यूमिलिएशन अभी तक नहीं हुई है। हो सकता है कि बीजेपी में बाकी लोग या सरकार में बाकी लोग अपना इंस्टिंक्ट खो चुके हों, लेकिन मेरे को भी ये विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है कि नरेंद्र मोदी भी ऐसा कर सकते हैं। लेकिन अभी जो हो रहा है उससे यही लगता है कि सरकार ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि लोग भारत के वही हैं जो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में रहते हैं, और उसी के देखिए हर तरह के असर होते हैं। अब रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्सेस में हैं, अब वो भी अपनी तरह से डिक्टेटर बन गए हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि सारा कम्युनिकेशन डायरेक्टली उनसे ही हो रहा है और कोविड को भी उन्हें बाहर रखना है। तो ये भारी एक डिस्टॉर्शन हो गई है इस समय हमारी राजनीति में। इसीलिए हम इसको कह रहे हैं वंदे भारत, और उसके सामने भारत के बंदे। क्या वंदे भारत में इतना ज़्यादा जोश में आ गए कि असली भारत के बंदों को तो अब भूल ही गए।